आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जेईई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन के अंदर रोटेशनल कांस्टेंट एंड द न्यूटोनियन मैकेनिक्स का फॉर्मूला दिखेगा। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप पूरे क्वेश्चन को विजुलाइज कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला बात बोला कि आप जो दोनों पुली देख रहे हैं इसको सॉलिड डिस्क मारे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr² होता है। आपको क्लियरिटी ये पता होता है। सवाल ये है कि ये जो पुली आप देख रहे हैं, ये इस तरह से मूव कर रहा है, साथ में ये पुली ऊपर शिफ्ट करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऊपर जब ये शिफ्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। बट और भी क्वेश्चन के अंदर इनबिल्ट बातें हैं कि ये आप जो स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये इनएक्सटेंशिबल है। दूसरी बात है कि पुली और रोप के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है और नो स्लिपिंग का केस है। आपको पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो आप बेसिक्स अप्रोच यूज़ कीजिए। सबसे पहले क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, आप यहाँ देखिए कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए। तो आप रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। क्योंकि ये जो है आपका फिक्स पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं वाई नोट। क्योंकि पुली ऊपर-नीचे शिफ्ट कर रहा है, ऊपर-नीचे शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट डिज़ाइन करोगे, तो आप बोलोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस लिया है y1। जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। दूसरी बात होगी कि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हैं और ये तीसरा y3 भी आपका वेरिएबल है, ठीक है? और m3g जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। जब यहाँ पे टेंशन्स की बात होगी तो यहाँ पे टेंशन्स लगेगा T1, यहाँ पे लगेगा टेंशन्स T2 और यहाँ पे लगेगा टेंशन्स T3। दूसरा है कि ये इस तरह से मूव कर रहा है अल्फ़ा 1 एक्सेलरेशन से यहाँ तक का, इसको हम O मान लेते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट A मान लेते हैं, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको यहाँ पे D मान लेते हैं और इसको यहाँ पे E मान लेते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट को। तो ये यदि इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज़ ही मूव करेगा। ये आपके मन का एक सवाल हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि नहीं, उसको यदि आप क्लॉकवाइज़ मूव कराएँगे तो रोप जो होगा वो स्लैक हो जाएगा। तो रोप के बैलेंस को बनाने के लिए इसको आपको मूव कराना होगा एंटी क्लॉकवाइज़, और ये एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करेगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा 2। ठीक है? इतना चीज़ें आप जनरलाइज़ कर लेंगे। दूसरा बात है कि इसका लोड किधर की तरफ लगेगा? इसका लोड लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है? अब आते हैं आप इक्वेशंस लिखने में। तो सबसे पहला बात करते हैं, टेंशन्स ऊपर की तरफ लग रहा है T1 प्लस T2 माइनस M1Z इक्वल टू M1A1, और ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। जब आप टॉर्क लिखने आते हैं तो आप लिखते हैं कि टॉर्क में T2 माइनस T1, रेडियस कितना है, पहला उसका रेडियस जो यूज़ किया गया ये है R1। तो R1 इक्वल टू 1/2 M1 R1 स्क्वायर और अल्फ़ा 1 दिया गया है, ठीक है? तो आप लिखोगे T2 माइनस T1 इक्वल टू 1/2 M1 R1 अल्फ़ा 1। अब दूसरे के लिए लिखेंगे टॉर्क इस पुlley के लिए, और ये जो बेयरिंग की तरह है ये भी घूम रहा है क्वेश्चन के डिज़ाइन में, ठीक है? और उसको एक पिवोट से हम कनेक्ट करके मूव करा रहे हैं, ठीक है? क्लियर आउट हो रखिएगा। तो T3 माइनस T2, रेडियस कितना है भाई? तो R2 है, इक्वल टू 1/2 M2 R2 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा 2। तो T3 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 M2 R2 और अल्फ़ा 2। अब आप इक्वेशंस में इसको मान लीजिए कि ये आपका सेकंड इक्वेशन है, और इसको मान लेते हैं हम अपना तीसरा नंबर का इक्वेशन। तो आपके साथ सवाल होगा कि ई पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो आपका एक्सेशन होगा वो क्या होगा? तो क्लियरली एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जो इनएक्सटेंशिबल की बात हुई है, इसका मतलब M3 जो आ रहा है वो A3 एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ई पॉइंट पे भी जो एक्सेलरेशन होगा वो A3 होगा। मतलब स्ट्रिंग के उस लेंथ पे, उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन देखा जाए तो A3 ही होने वाला है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, A3 इक्वल टू, इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन तो 0 है, तो 0 प्लस
अल्फा कितना दिया गया है 2 इंटू R2। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा 2 और R2। इसको मान लेते हैं अब चौथा इक्वेशन। पांचवा होता है कि इस कांटेक्ट पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे यदि आप जाते हैं AC पे लिखते हैं तो आप जनरल फार्मूला यूज कीजिए। वहां पे क्या हो जाएगा AOC वेक्टर फॉर्म प्लस अल्फा और कितना है ROC। यहाँ पे अल्फा 2 लिखे हैं तो अल्फा 2 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा 2 में ही अल्फा 1 लिखे हैं ना, तो अल्फा 1 में ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता है कि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंशेबल है। जो एक्सेलरेशन इस पे आएगा वही सेम एक्सेलरेशन से पुली नीचे की तरफ आ रहा है ना A3 से ही, तो उतना ही एक्सेलरेशन यूज करना है आपको। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसको एज्यूम कर लीजिए ये ऊपर की तरफ जब आ रहा है तो A1 एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो A1 प्लस अल्फा 1 और R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये A3 हो गया। इसको कौन सा इक्वेशन ले लेते हैं, फिफ्थ नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। अब आप कहते हैं कि इन सारे इक्वेशंस में प्ले जोन में आते हैं और खेलते हैं इस इक्वेशंस को। देखो ट्रिक यही था कि सही से और चीजें को लिखना चाहिए अपने को। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे लेंथ पे आइए। लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, ये तो फिक्स लेंथ है। फिर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। फिर रोप का कुछ पार्ट जो है पुली के इस पार्ट में भी है, तो इसको क्या लिखेंगे पाई R1। और फिर क्या लिखेंगे Y1। फिर लिखेंगे पाई R2 प्लस क्या लिखेंगे Y3 लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, इसका डेफिनेशन जीरो हो जाएगा, इसका इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 2Y1 इक्वल टू Y3, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिखें 2Y1 इक्वल टू Y3, हम पेज चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। तो आपने लिखा क्या है भाई, आपने लिखा है 2Y1 इक्वल टू Y3, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पे निगेटिव का साइन भी होगा, तो क्लियरली यहाँ पे निगेटिव साइन लिखना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है। आपको यदि समझने में थोड़ा परेशानी हो तो इसको आप एक बार टाइम से डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसको कीजिए। आपको जबकि एक्सप्रेशन में पता होता है ds² x/dt² के रिलेशन एक्सप्रेशन दे देता है, तो आप उसी पे विजुलाइज करके हैंडल कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वही काम किए हैं, तो जस्ट इस स्टेप को लिखें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, -2y1 क्या हो जाएगा d² y1, और यहाँ हो जाएगा dt², और ये हो जाएगा d² y3, और ये हो जाएगा dt²। अब आपका जो ये है ये नीचे की तरफ का है, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये -2, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं -A1, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो A3 का जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वेशन में आइए, आप लिखें T1 प्लस T2 माइनस M1Z इक्वल टू M1A1। पहला इक्वेशन था आपका यही, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन था सर T2 माइनस T1 इक्वल टू 1/2 M1 R1 और अल्फा 1। अब आप देखिए कि R1 यहाँ पे R1 अल्फा 1 हो रहा है। तो आपने जनरल इक्वेशन जो निकाला था A3 इक्वल टू क्या निकाला था, A2 प्लस अल्फा 1 R1 निकाले थे। तो अल्फा 1 R1 आया था आपका जनरल इक्वेशन। तो आपको पता है कि A3 बराबर 2, यहाँ पे A1 है ना, आपका A1 है। तो A3 बराबर क्या है 2A1, यहाँ पे A1, और यहाँ पे अल्फा 1 R1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू अल्फा 1 R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि ये अल्फा 1 है, R1 है, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A1 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, काट लेंगे। तो ये 2T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1A1 प्लस M1G प्लस 1/2 M1A1 हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2T2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2m1a1 प्लस एम 2m1g प्लस m1a1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा बालक 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m1a1 प्लस 2m1g तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4m1a1 प्लस 1/2m1g ठीक है। अब आप इक्वेशंस देखिए जो आपने लिखा था कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है तो ब्लॉक सर नीचे की तरफ जा रहा है। टेंशन क्या लग रहा है T3 लग रहा है इक्वल टू क्या था M3 था और A3 था आपके पास। दूसरी बात थी कि सर वहां पे जब टॉर्क लग रहा था तो आपका कंडीशन आया था क्योंकि आप जब टॉर्क की बात कर रहे थे तो आप टॉर्क कर रहे थे T3 - T2 तो आप कर रहे थे T3 - T2 तो T3 - T2 इक्वल टू 1/2m अब रेडियस कितना था R2 था और अल्फा 2 था ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है R2 और अल्फा 2 की बात हो रही है और ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए कि R2 अल्फा 2 की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे A3 को देखिए तो जब आप A3 देख रहे हैं तो A3 इक्वल टू क्या आ रहा है अल्फा 2 और R2 ठीक है ठीक है और A3 बराबर क्या आ रहा है 2A1 आ रहा है तो A3 बराबर 2A1 इक्वल टू अल्फा 2 R2 इसका मतलब वहां पे आपको किस में चेंज करना पड़ेगा तो इसको 2A1 में चेंज करना होगा तो अभी जस्ट यहाँ पे आते हैं हम लिखेंगे T3 इक्वल टू 1/2m और यहाँ पे लिखेंगे 2A1 ठीक है यहाँ से इसको काट दिए तो ये क्या बचा T3 - T2 इक्वल टू m क्योंकि यहाँ पे मास कितना था सो ध्यान देना होगा यहाँ का मास था m2 तो m2 में रखिएगा m2 ठीक है और यहाँ क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। अब आप देखो कि T3 आपने निकाला है क्या कुछ हाँ T2 निकाला है सर तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 A1 प्लस क्या हो जाएगा T2 तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 अब T3 के जगह आप T2 का वैल्यू डालोगे तो 3/4m1A1 और प्लस m1g तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2A1 प्लस ठीक है T3 की बात कर रहे हैं ना तो T3 - T2 हाँ ठीक है T3 - T2 है और आपको करना क्या है T3 - T2 है ठीक है ना तो आप इसमें क्यों खेल रहे हैं इसमें खेलने से आपको बहुत फायदा तो दिख नहीं रहा है आपको यहाँ से T3 निकल जाएगा तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2A1 प्लस T2 अब आप इसमें आइए M3G लिखिए ठीक है ना और T3 के जगह लिखिए ब्रैकेट में M2A1 प्लस T2 इक्वल टू M3 और A3 ठीक है तो आप लिखोगे M3Z ठीक है और यहाँ से लिखोगे M2A1 ठीक है ना और T2 का वैल्यू कितना निकाले हैं 3/4 M1A1 3/4 M1A1 प्लस कुछ और भी होगा जी के टर्म में और M1G तो M1G और कुछ तो नहीं है ना 1/2 M1G 1/2 M1G इक्वल टू M3 और A3 अब आप क्या कीजिएगा G वाला को एक जगह लिख लीजिएगा तो M3G हो गया
माइनस 1/2 m1 g हो गया, ठीक है, इक्वल टू m3 a3, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो प्लस m2 a1, ठीक है, a3 को बाद में चेंज कर लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3/4 m1 a1, रटिएगा नहीं जी, और यहाँ पे m3, और a3 बराबर क्या हो रहा है 2a1, a3 इक्वल टू क्या हो रहा है a3, a3 हम निकाले थे ना जस्ट, a3 यहाँ पे निकाले थे, a3 इक्वल टू 2a1, ठीक है ना, तो ये तो कहानी हम लोग पेज पे आते हैं, और a3 बराबर क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से m2 a1, सबको a1 में ले आए हम, देखो मेरा फायदा तो हो गया ना भाई। अब यहाँ से देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2m3 a1 प्लस m2 a1 प्लस 3/4 m1 a1। अब इसी में पहले एलसीएम ले लिया जाए, पहले इसी पार्ट को तोड़ो, तो 8m3 a1 प्लस 4m2 a1 प्लस 3m1 a1, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये 4 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 2m3 g, और यहाँ हो जाएगा m1 g, अब बाई क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये काटे तो ये 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यार पेन चेंज कर लेते हैं, एक ही पेन से बोर हो जाओगे। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से सर 2m3 दिख रहा है हमको, माइनस m1 दिख रहा है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ z लिख लीजिए, यहाँ सर a1 कॉमन है तो a1 निकाल लीजिए, तो अब सजा लीजिए सर, 3m1 प्लस 4m2 प्लस 8m3, और यहाँ a1, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m3 माइनस m1, और यहाँ से z डिवाइड में क्या हो जाएगा 3m1 प्लस 4m2 प्लस 8m3, तो एक्सलेशन निकल गया। भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप देखो टिपिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका कैलकुलेशन में एरर दिख जाएगा। तो एक तो कैलकुलेशन आपको संभालना पड़ेगा, दूसरा है कि कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट्स में यार सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि इन चीज़ें का यदि हम क्लियर विजन लेके नहीं चले, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है, दूसरा है कि कि ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो ये एक्सप्रेशन दोनों निकालते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ये रिलेशन सोचना पड़ेगा अपने को कैसे निकालते हैं, और इस रिलेशंस के साथ जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में हम लोगों ने काम किया है कैलकुलेशंस में, वो कैसे-कैसे किया है। फिर इसके बाद वाला जो अब स्टेप आता है, तो यहाँ वाला जो स्मार्ट मूव है, यहाँ से जो हम स्मार्ट मूव किए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को देखो, फिर साथ में विजुलाइज करो कि कितनी सारी चीज़ें का एनालिसिस किया गया है, और हर एनालिसिस के पीछे का रीज़न स्पेसिफिकली बताया गया, क्यों y0 को हमने कांस्टेंट मारा, उसके पीछे क्यों रोप का वो पार्ट को हमने कवर आउट किया है। तो हर एक पॉइंट को जब तुम देखोगे तो ये सवाल बहुत ही पावरफुल है। आज के लिए थैंक यू।